मेरे पापा सुरेश हमेशा कहते थे कि बेटी, अपना हक कभी किसी को मत देने देना। लेकिन किस्मत शायद मुझे ही परखना चाहती थी। कुछ महीने पहले पापा को अचानक दौरा पड़ा। इलाज करवाने के बजाय मेरे चाचा महेश और बुआ कमला ने पापा की सारी जमीन और दुकान अपने नाम कर ली। मैं बस अस्पताल के चक्कर काटती रही, लेकिन पैसों के बिना इलाज अधूरा रह गया। पापा को दूसरा अटैक पड़ा और इस बार डॉक्टर ने साफ कह गया, तुरंत पैसे लाओ वरना देर हो जाएगी। मैं रोते रोते चाचा के घर पहुंची, लेकिन उन्होंने दरवाज़ा भी नहीं खोला। बुआ के पास गई तो उन्होंने गेट पर ही कह दिया, तेरे पापा ने अपनी किस्मत खुद खराब की है, अब हमारे पास कुछ नहीं, और धड़ाम से गेट बंद कर दिया। उस दिन शाम को पापा ने मेरी गोद में दम तोड़ दिया। मेरे अंदर कुछ टूट गया था, जैसे जिंदगी की आखिरी उम्मीद भी मर गई हो। उस रात मैं अपने छोटे से कमरे में अकेली सो रही थी। बाहर ठंडी हवा बह रही थी, पर मेरे दिल में अजीब सी घबराहट थी। आधी रात के करीब नींद खुली तो कमरे में हल्की सी रोशनी फैली हुई थी। मैं घबरा कर उठी और देखा, पापा मेरे सामने खड़े हैं। उनका चेहरा वैसा ही था, लेकिन आंखें गहरी और गंभीर। उन्होंने धीमे से कहा, बेटी, घबराना मत, जो उन्होंने किया उसका हिसाब होगा, लेकिन पहले तुम्हें एक सच जानना होगा। मैं चीख पाती इससे पहले ही वो धुंध की तरह गायब हो गए। सुबह उठा तो सोचा ये सब सपना था, लेकिन जब आंगन में गई तो दरवाजे पर एक पुराना जंग लगा ताला पड़ा था। वही ताला जो पापा अपनी दुकान के सबसे गुप्त कमरे में लगाते थे, और उस पर एक चिट्ठी चिपकी थी जिस पर सिर्फ लिखा था, शुरुआत यहीं से होगी। सुबह की धूप आंगन में फैली हुई थी, लेकिन मेरे दिल पर अजीब सा बोझ था। रात को पापा का आना और अब दरवाजे पर पड़ा ये पुराना जंग लगा ताला, सब कुछ जैसे किसी अदृश्य धागे से जुड़ा हुआ था। मैंने ताले को हाथ में उठाया। ये वही ताला था जिसे पापा अपनी दुकान के पिछले हिस्से के गुप्त कमरे में लगाते थे। उस कमरे में जाने की हमें कभी इजाज़त नहीं थी। बचपन में कई बार जिज्ञासा हुई, पर पापा का सख्त चेहरा देखकर हम पीछे हट जाते। अब वो ताला मेरे हाथ में था और उस पर लगी चिट्ठी, शुरुआत यहीं से होगी। पढ़ते ही मेरी रीढ़ में ठंडी सिहरन दौड़ गई। मैंने निश्चय किया कि इस ताले का रहस्य मुझे आज ही पता लगाना होगा। दुकान अब चाचा के कब्जे में थी, लेकिन वहां का पिछला हिस्सा अब भी बंद पड़ा था। शायद उन्हें भी वहां जाने से डर लगता था, या हो सकता है कुछ ऐसा हो जो वे छुपाना चाहते हों। दोपहर तक मैंने इंतजार किया। चाचा दुकान पर नहीं थे और उनके नौकर भी लंच के लिए बाहर गए थे। मैं चुपचाप दुकान के पिछले दरवाजे तक पहुंची। ताले की चाबी मेरे पास नहीं थी, लेकिन ताले को देखते ही समझ गई कि ये चाबी उसी जंग लगे ताले से मेल खाती होगी। चाबी घुमाते ही दरवाज़ा चरमराता हुआ खुला। अंदर अंधेरा था और हवा में बासीपन, जैसे सालों से किसी ने दरवाज़ा न खोला हो। लकड़ी के शेल्फ पर धूल जमी थी और एक कोने में लोहे का पुराना संदूक रखा था। मैं घुटनों के बल बैठी और संदूक खोला। अंदर पुराने कागज, एक मोटी रजिस्टर किताब और एक कपड़े में लिपटा हुआ छोटा सा लकड़ी का डिब्बा था। कागजों में जमीन जायदाद के कागजात थे, पर आश्चर्य की बात यह थी कि इन पर मालिक के नाम के रूप में पापा का नहीं, किसी शंभूनाथ का नाम लिखा था। मैंने पन्ने पलटे तो एक रजिस्ट्री की तारीख देखी, 1985। ये कागज पापा से पहले के किसी मालिक के होंगे, पर पापा ने इस शंभूनाथ का नाम क्यों नहीं लिया? लकड़ी का डिब्बा खोला तो उसमें एक अजीब सी चाबी और साथ में एक पुरानी फोटो थी। फोटो में पापा बहुत जवान थे। उनके साथ एक और आदमी खड़ा था जिसकी आंखें बेहद तेज और चेहरा गंभीर था। पीछे फोटो पर लिखा था, आखिरी सौदा 12 मार्च 1991। मैं फोटो को गौर से देख ही रही थी कि दरवाजे के बाहर आहट हुई। घबराकर मैंने डिब्बा फिर से कपड़े में लपेटा और संदूक में डालकर दरवाज़ा बंद कर दिया। बाहर चाचा खड़े थे। उनकी आंखों में शक झलक रहा था। यहाँ क्या कर रही हो? उन्होंने ठंडी आवाज में कहा। बस पुराने सामान को देख रही थी। मैंने सहज बनने की कोशिश की। उन्होंने एक लंबी सांस ली और बिना कुछ कहे वापस मुड़ गए, लेकिन जाते जाते उनकी नज़र उस ताले पर पड़ी और मैंने साफ देखा, उनका चेहरा पीला पड़ गया। उस रात मैं देर तक सोचती रही, ये शंभूनाथ कौन था? आखिरी सौदा का मतलब क्या? और वो अजीब सी चाबी किस चीज़ की थी?
आधी रात को फिर वही हुआ। ठंडी हवा, कमरे में हल्की रोशनी और पापा का धुंधला सा चेहरा। उन्होंने इस बार धीरे से कहा, बेटी, शंभुनाथ को खोजो और सावधान रहना, वे तुम्हें रोकेंगे। कौन? मैंने घबरा कर पूछा। जिन्होंने मुझे। इतना कहकर उनकी आवाज़ जैसे दूर होती गई और वो गायब हो गए। सुबह होते ही मैं बाजार गई और पुराने फोटो स्टूडियो में पूछताछ की। फोटो पर छपे नाम से पता चला कि ये फोटो यहीं खिंचवाई गई थी, करीब 34 साल पहले। दुकानदार बूढ़ा हो चुका था, लेकिन उसने फोटो देखते ही कहा, ये सामने वाला सुरेश है और ये तो शंभूनाथ है। अरे, इनके बारे में मत पूछो बेटिया, अच्छा नहीं होगा। मैंने जोर डाला तो वो बोला, बस इतना जान लो कि शंभूनाथ का अचानक से गायब होना कोई मामूली बात नहीं थी। कहते हैं कि उनकी मौत भी हुई थी, लेकिन लाश कभी नहीं मिली। दुकान से निकलकर मैं घर लौट रही थी कि मुझे महसूस हुआ कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। मुड़कर देखा तो दूर एक लंबा आदमी काली जैकेट में खड़ा था। जैसे ही मैंने कदम तेज किए, वो भी आगे बढ़ा। मैंने एक गली में मुड़कर दौड़ लगा दी और भीड़ में छुप गई। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। कौन हो सकता है ये? क्या वो चाचा का आदमी है या शंभूनाथ से जुड़ा कोई राजदार? शाम को मैंने उस अजीब सी चाबी को गौर से देखा। ये आम चाबी जैसी नहीं थी। इसका सिरा नुकीला था और बीच में अजीब से चिन्ह उकेरे गए थे। याद आया, पापा की दुकान के ठीक पीछे एक पुराना टूटा फूटा मकान था जो सालों से बंद पड़ा था। गांव में लोग कहते थे वहां भूत है, इसलिए कोई पास नहीं जाता। मैंने हिम्मत करके रात के समय वहां जाने का निश्चय किया। चांदनी में वो मकान और भी डरावना लग रहा था। दरवाजे का ताला जंग लगा था, लेकिन जैसे ही मैंने चाबी डाली, वो आसानी से खुल गया, जैसे वर्षों से मेरी प्रतीक्षा कर रहा हो। अंदर घुसते ही नमी और सड़न की गंध ने स्वागत किया। फर्श पर धूल जमी थी और दीवारों पर मकड़ी के जाले। बीच में लोहे का एक बड़ा संदूक रखा था। संदूक के ऊपर लाल कपड़ा और उस पर पीलापन लिए फूल सूखे पड़े थे, जैसे कोई पूजा करके अधूरी छोड़ गया हो। जैसे ही मैंने संदूक खोला, उसमें ढेर सारे पुराने नोट, सोने के सिक्के और कुछ फाइलें रखी थीं। एक फाइल पर लिखा था, अगर ये पढ़ रहे हो तो समझो खेल शुरू हो चुका है। मैंने फाइल खोली तो उसमें कई नाम और पते लिखे थे, जिनमें से कुछ गांव के जाने पहचाने लोग थे। पर अजीब ये कि उनमें चाचा और बुआ का भी नाम था। आखिरी पन्ने पर लिखा था, जिसने मुझे धोखा दिया उसकी पहचान इस सूची में है। अगर इसे उजागर करोगे तो कई चेहरे बेनकाब होंगे। अचानक दरवाजे पर किसी ने जोर से धकेलने की आवाज आई। मैंने फाइल और कुछ सिक्के अपने बैग में डाले और पिछली खिड़की से भाग निकली। पीछे से किसी के कदमों की आहट लगातार आ रही थी। घर लौटकर मैंने फाइल को ध्यान से पढ़ा। इसमें लिखा था कि शंभूनाथ और पापा ने मिलकर किसी विशाल सौदे में हिस्सा लिया था, लेकिन उस सौदे में शामिल लोग बाद में एक-एक करके गायब होने लगे। आखिर में शंभूनाथ खुद रहस्यमय तरीके से गुम हो गए और पापा, शायद वही लोग उन्हें भी खत्म करना चाहते थे। अब मुझे समझ आया, पापा मुझे चेतावनी क्यों दे रहे थे। अब मेरे पास दो रास्ते थे। एक, इस रहस्य को यहीं छोड़कर अपनी जान बचाऊं। दो, या सच जानकर पापा के हत्यारों को बेनकाब करूं। मैंने दूसरा रास्ता चुना, लेकिन मुझे पता था कि इसके बाद मेरा पीछा करने वाले लोग और खतरनाक हो जाएंगे। मैंने फाइल के पन्ने छुपा दिए और अगले दिन उस फोटो में दिख रहे आदमी के बारे में और जानकारी लेने का निश्चय किया। शंभूनाथ का असली सच। लेकिन उसी रात मेरे कमरे की खिड़की पर किसी ने धीरे से दस्तक दी। जब मैंने पर्दा हटाया तो वहां वही लंबा आदमी काली जैकेट में खड़ा था और उसके हाथ में खून से सना हुआ वही पुराना ताला था। खिड़की पर खड़ा वो लंबा आदमी काली जैकेट में मेरे हाथ पांव सुन्न कर गया। उसके हाथ में वही पुराना ताला था, लेकिन इस बार उस पर ताज़ा खून के छींटे थे। वो ठंडी आवाज में बोला, बहुत खोजबीन कर ली तूने, अब चुपचाप वो फाइल मुझे दे दे। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैंने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो? उसने एक हल्की हंसी के साथ कहा, नाम जानकर क्या करेगी, बस इतना समझ ले, मैं वही हूं जिसने तेरे बाप को चुप कराया और अब तेरी बारी है। मैंने खिड़की बंद करने की कोशिश की, लेकिन उसने जोर से धक्का मारकर दरवाजा तोड़ दिया। मैं तुरंत बैग उठाकर पीछे के दरवाजे से भागी।
गलियों से दौड़ते हुए मैं सीधा उस पुराने मकान की तरफ गई जहां संदूक और खजाना मिला था। मेरी योजना थी उसे वहीं उलझाऊं और मौका मिलते ही बाहर निकल जाऊं। जैसे ही मैं अंदर घुसी, उसने भी पीछा किया। अंधेरे कमरे में सिर्फ टूटी हुई खिड़की से चांदनी आ रही थी। मैंने कांपते हाथों से फाइल निकाली और जोर से बोली, अगर तुमने मुझे कुछ किया तो ये सच सबके सामने आ जाएगा। मैंने इसकी एक कॉपी बना ली है। वो अचानक रुक गया, जैसे एक पल के लिए सोच में पड़ गया। फिर धीमे से बोला, तुझे पता भी है इस फाइल में क्या है? तेरे पापा ने जो सौदा किया उसने कई लोगों की जान ली, और इस लिस्ट में उनके असली साथी भी हैं। तेरे चाचा और बुआ उनमें से हैं। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। झूठ, पापा कभी ऐसे नहीं हो सकते। वो हंस पड़ा। सच कड़वा होता है बेटी। तेरे पापा ने शंभुनाथ के साथ मिलकर तस्करी का सौदा किया था, लेकिन जब सौदा बिगड़ गया तो उन्होंने हम सबको धोखा दिया। शंभुनाथ गायब हो गया और बाकी लोगों की मौत होने लगी। मैं गुस्से से चीखी, ये सब मन घड़ंत है। लेकिन तभी कमरे के कोने में ठंडी हवा का झोंका आया और मैंने देखा, धुंध से पापा का चेहरा उभर आया। उन्होंने शांत स्वर में कहा, बेटी, उसकी बातों पर भरोसा मत करना। मैंने सच में सौदा किया था, लेकिन मजबूरी में। वो लोग मुझे और तुम्हें मारना चाहते थे। मैंने शंभुनाथ को बचाने की कोशिश की, लेकिन पापा की आवाज भारी हो गई। वो बचा नहीं। लंबा आदमी चिल्लाया, बस, बहुत नाटक हो गया। वो मेरी तरफ बढ़ा, लेकिन तभी पापा का चेहरा उसके सामने आया। उसकी आंखों में डर झलक गया। पापा गरजे, तेरे पापों का हिसाब यहीं होगा। अचानक वो आदमी पीछे हटते हटते दीवार से टकरा गया। उसी समय कमरे की पुरानी छत का एक भारी हिस्सा टूटकर उसके ऊपर गिर गया और वो वहीं दबकर करहाने लगा, और उसके हाथ से खून सना ताला लुढ़क कर मेरे पैरों के पास आ गया। मैंने पापा की तरफ देखा। अब क्या करूं? उन्होंने धीरे से कहा, इस फाइल को सही हाथों में पहुंचा देना, लेकिन नाम छुपा देना, वरना निर्दोष भी मारे जाएंगे। सुबह होते ही मैंने फाइल की कॉपी बनाई और उसे अखबार के संपादक को भेज दी, ताकि सच दबा न रहे। लेकिन मैंने कुछ नाम छुपा दिए, पापा के कहे अनुसार। उस रात पापा आखिरी बार सपने में आए। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, अब मेरा काम खत्म हुआ बेटी, मैं शांति से जा सकता हूं। मैं रोते रोते बोली, आपके बिना कैसे रहूंगी? उन्होंने धीरे से जवाब दिया, मैं हमेशा तेरे साथ हूं, बस ताले को संभाल कर रखना। यही हमारी कहानी की चाबी है। सुबह उठी तो वो पुराना ताला मेरे सिरहाने रखा था, साफ, बिना खून के, जैसे कभी कुछ हुआ ही ना हो। मैंने ताले को अलमारी में रख दिया, लेकिन कभी कभी देर रात मुझे लगता है जैसे ताले में हल्की सी आवाज आती है, जैसे कोई अंदर से कह रहा हो, खेल अभी खत्म नहीं हुआ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करिए। बस इतना ही कहना चाहती हूँ। तो चलो मिलते हैं अगले नए फ्रेश कहानी में। तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ, कमेंट करिए आपको किस टॉपिक पर कहानी चाहिए, उसका नाम लिख लीजिए। धन्यवाद।